हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्स रे स्पेक्ट्रा की। आपने एक्स रे 12th में पढ़ी है, बीएससी में भी पढ़ी है। तो इसका जो स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली हम उससे फोकस करेंगे, बट उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक्स रे स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो कैसे इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि जो एक्स रे स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करने के लिए हमको चाहिए होती है एक्सरेज। एक्सरेज कैसे क्रिएट करते हैं? एक ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर एक फिलामेंट लेते हैं, इसमें हम किलो वोल्ट के ऑर्डर का एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इस किलो वोल्ट को याद रखना, एक पेपर में उन्होंने यही पूछा है कि जो हमारा ट्यूब होता है उसमें जो फिलामेंट हम अप्लाई करते हैं उस पर अप्लाइड वोल्टेज किस ऑर्डर का होता है। तो ये हमारा किलो वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अभी फिलामेंट क्या करते हैं, गर्म होगा। जब भी फिलामेंट गर्म होगा तो तापायनिक उत्सर्जन यानी कि थर्मल इमिशन की वजह से यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? आकर्षित होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव एनोड लगा रखा है जो इस एक्सटर्नल किलो वोल्ट से जो है कनेक्टेड है। अब इसमें है क्या, वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने से बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कोई और गैसेस के पार्टिकल्स नहीं होते, जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की उन गैस के जो अणु है उनसे कोलिजन नहीं होता, अदरवाइज दूसरे फिनोमेना हैपन होते हैं। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले तो जब हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं लगाया, उसके पास कुछ एनर्जी ज्यादा है नहीं, तो यहाँ से निकल के आसपास ही इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पोटेंशियल इसको पॉजिटिव मिला, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ होता है अट्रैक्ट, और बहुत तेजी से, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल लगाया है बहुत हाई वोल्टेज है, इसलिए बहुत तेजी से आता है और इससे टकरा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर किससे टकराएगा, और यहाँ टकराने की जो प्रक्रिया है उसको हम बाहर जूम करके समझेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा और यहाँ से निकल जाती है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज कैसे निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया और यहाँ से एक्सरेज निकल गई। इस डायग्राम का सिर्फ इतना ही काम था। अब आते हैं हमारे बेसिक जो इसका फंडामेंटल है वो। सपोज करो ये हमारा क्या कहते हैं, प्लेट हमने यूज किया टारगेट मटेरियल। इस टारगेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर्टी में। सबसे पहले तो जेड की बात करें, जेड यानी कि परमाणु क्रमांक, ये होना चाहिए हाई। ठीक है, हाई होगा तो क्या होगा, हाई होने से यहाँ पे जो अगर जेड हाई होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होगा, तो जेड हाई होना चाहिए। दूसरा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ये भी कैसा होना चाहिए, हाई। कि अगर आपने लो मेल्टिंग पॉइंट का कोई ले लिया मटेरियल, तो जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, या तो वेपराइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, या फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और जेड भी हाई होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और पेपर में पूछा गया है कि जो हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज वो किस ऑर्डर का होता है, तो किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता है। इतना सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल में समझते हैं कैसे। सपोज करो इस मेटल टारगेट के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, उन परमाणु में से किसी एक परमाणु की बात कर रहा हूँ। उस एक परमाणु के सेंटर में नाभिक होगा जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होंगे, जो हम क्लासिकल पिक्चर में समझते हैं। क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं होता, बट क्लासिकल मैकेनिक्स हम ऐसा सोचते हैं कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स है, जिनकी डेफिनेट ऑर्बिट्स होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज करो इसमें तीन कंडीशंस बन सकती है। पहली कंडीशन समझो, ये कोई इलेक्ट्रॉन था और वो जा रहा था ऐसे आराम से, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे नाभिक परमाणु का, वो कैसा होता है, खाली खोखला होता है। जैसे ही ये ऐसे जाएगा और जाकर के क्या करेगा, जब ये नाभिक के पास पहुंचेगा तो ये है निगेटिवली चार्ज। कैसा है, निगेटिवली चार्ज। और जो न्यूक्लियस है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपने पाथ से क्या करेगा, डेविएट करेगा, इसकी तरफ जाएगा। बट इसकी एनर्जी क्या है, किलो वोल्ट के ऑर्डर की है और बहुत तेजी से जा रहा है, इसलिए ये अपने पाथ से डेविएट होगा और कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इससे कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जाएगा और इससे यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका पाथ चेंज हो गया। अगर कहीं भी किसी की वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां एक्सेलरेशन होता है, रीजन कुछ भी हो, बट यहाँ डेफिनेट है कि एक्सेलरेशन तो है। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बात की बात है, तो जब भी कोई वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन का फैक्टर तो होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकल गया, यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रॉन पास हो गया। अब ये था निगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। पहले इसने इसको अट्रैक्ट किया होगा, जब ये दूर जा रहा होगा तो इसको और ज्यादा अपने पास खींच रहा होगा,
तो जो इनिशियल वेलोसिटी से ये आया था, जितनी वेलोसिटी लेकर ये आया था उससे कम वेलोसिटी लेकर के ये बाहर निकलता है। ठीक है, जब ये कम वेलोसिटी लेकर बाहर निकला, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये भी रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है जिसको पास आने का विरोध कर रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के क्या होगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि इसमें हुआ है डी एक्सेलरेशन। अब इसके पास पहले कुछ ना कुछ एनर्जी थी, बाद में भी एनर्जी है, बट कुछ ना कुछ एनर्जी इसने लूज कर दी। जो एनर्जी उसने लूज की है वही एनर्जी आपको निकल जाती है किसके फॉर्म्स में, एक्स रेज की फॉर्म में। लेकिन ये एक्स रेज कौन सी है, ये एक्स रेज है कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसका डी एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस होगा। इसकी वजह से हमें जो इंटेंसिटी मिलती है एक्स रे स्पेक्ट्रम में वो कुछ इस टाइप से मिलता है, हमें कंटिन्यूअस कर्व मिलता है कुछ ऐसे करके। यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा। क्यों कंटिन्यूअस कर्व मिल रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी एक्सेलरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे एक्स रेज निकली हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, और लैम्डा कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर लैम्डा आप जीरो कर दोगे तो एच सी अपॉन लैम्डा से उसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। जहां से इसका एमिशन स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं लैम्डा मिनिमम। ठीक है, अभी इसका भी हम डेरिवेशन करेंगे, बट अभी आप समझ लो लैम्डा मिनिमम। ये तो था हमारा फर्स्ट केस, इलेक्ट्रॉन आया और बिना किसी से टक्कर के चुपचाप शांति से थोड़ा सा डी एक्सेलरेट होकर बाहर निकल गया। यहां से मिलती है हमें कंटिन्यूअस एक्स रेज। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज है वो समझो क्या हो सकता है। इसमें एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर जाए। ये पहले तो कंटिन्यूअसली निकल गया था बाहर, बट अभी ये क्या करेगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी मोशन कर रहे हैं उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर गया। सपोज करो ये आया और इसके पास किलो वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रॉन से ये जो उसके सबसे इनर मोस्ट में था कहीं भी कोलिजन कर सकता है। मान लो उसने यहाँ पे आके कोलिजन किया। जब इस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं हमारे परमाणु के अंदर चक्कर लगा रहते हैं, इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर होती है, और ये है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। ठीक है, तो जब ये सब टक्कर करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, और इसके पास खुद भी किलो वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी, तो वो भी यहाँ रुक नहीं पाएगा, वो खुद भी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए। जब ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगी एक वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ बन गया एक होल कह लो, या फिर बन गई है एक वैकेंसी। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है तो क्या करेगा, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये आएगा अंदर, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर सकता है, ऑब्वियसली आराम से ट्रांजिशन कर लेगा। तो सपोज करो जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट है उसे दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी तो अब्जॉर्ब करेगा या फिर निकाल देगा। ठीक है, उत्सर्जित करेगा यानी अपसर्जित करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट कर देगा कुछ ऐसे करके। तो यहाँ क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा तो अपनी एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। जो ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो फोटॉन्स के फॉर्म में इसने एनर्जी बाहर निकाली, ये भी एक्चुअल में एक्स रेज ही होती है, बट इनकी वेवलेंथ अलग होती है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है यहाँ पर एक साथ पीक ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो सेकेंड कंडीशन में जो फोटॉन्स बाहर निकले, पहले फोटॉन्स निकले थे इलेक्ट्रॉन के डीएक्सेलेट होने की वजह से, वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे। ठीक है, और अभी इलेक्ट्रॉन जो फोटोन निकला है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से निकला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, और वो थे हमारे कंटिन्यूअस एक्स रेज। ठीक है, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्व था ये हमारा कंटिन्यूअस है, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए क्योंकि हर एक परमाणु के लिए अलग अलग होता है। ओके, अब किसी में एक होगा किसी में दो होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पॉसिबल है। कैसे भाई, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और इससे क्या हुआ, फिर से एक फोटोन निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप से जितने फोटॉन्स निकलेंगे उतनी ही हमको पीक्स मिल जाती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे की पूरी कहानी। इसके अलावा जब आप एमएससी में जाते हो तो एक टॉपिक और पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन। कौन सा? और
जो हमारे जिस टॉपिक के लिए हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में ऑर्गन इलेक्ट्रॉन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे जाके आप कोई पढ़ते नहीं इस चीज़ को। जो अभी तक इलेक्ट्रॉन्स निकले थे इनमें से कोई भी ऑर्गन इलेक्ट्रॉन था नहीं। ये ऑर्गन इलेक्ट्रॉन क्या है ये समझते हैं। सपोज करो तो देखो अभी क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया, देखो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आया तो इसने क्या किया, एक फोटोन बाहर निकाला। जो ये फोटोन बाहर निकाला, जिस ऑर्बिट से आया है उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होगी। तो ये जो फोटोन है ये क्या करेगा, बाहर जाते टाइम पॉसिबिलिटी रहती है कि इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास है एनर्जी, तो वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दे और ये फोटोन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करके बाहर निकाल दे। ठीक है, तो ये जो हम इस तरह से जिगजैग लाइन बनाते हैं ये फोटोन को शो करती है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है ये शो करती है इलेक्ट्रॉन को। तो जो ये फोटोन बाहर निकला, ठीक है, कब निकला, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के टाइम पे, कंटिन्यूस के टाइम पे नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के टाइम पे जो ये फोटोन बाहर निकला, अगर वो फोटोन किसी उसी एटम के किसी और इलेक्ट्रॉन ने उसको कर लिया एब्जॉर्ब और वो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं ऑर्गन इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्गन इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है तो आप राजकुमार की बुक में पेज नंबर 169 में जाकर आराम से पढ़ सकते हो, काफी डिटेल में वहां पे लिखा हुआ है, बट हमारे लिए इतना जानना काफी है। ठीक है, तो हमने 3 केसेस इसके पढ़ लिए अलग अलग। अब थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। और ये हमारा पूरा कर्व है। इसमें कर्व में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो पी की पोजीशन होती है, ये पोजीशन हमारे टारगेट मटेरियल की जो अप्लाइड पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो हमने पहले अप्लाई किया था 5 किलो वोल्ट, और उसके बाद इस पी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहले हमने अप्लाई किया था 5 किलो वोल्ट, उसके बाद दूसरा हमने बाद 10 किलो वोल्ट अगर अप्लाई किया है तो क्या होगा, कुछ कर्व इस टाइप से आएगा, लेकिन जो पीक की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, वो वहीं का वहीं रहता है। तो पहले जहां पे पीक मिल रही थी वहीं दोबारा भी पीक मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी फोटोन यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, इसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। अगर मैंने इसका नाम दिया है E1, इसका नाम दिया है E2, तो ये जो फोटोन निकला है इस फोटोन की एनर्जी h न्यू जो होगी वो हो जाएगी E2 माइनस E1 के इक्वल। तो ये हमारे मटेरियल जो होगा उस पर डिपेंड करेगी, ना कि अप्लाइड पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर आप पोटेंशियल अप्लाइड बढ़ाते जाओगे तो ये कर्व थोड़ा ऊपर को शिफ्ट होता जाएगा, थोड़ा पहले शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो वही रहती है। ओके, ये तो मेन पूरी प्रॉपर्टीज हो गई। अब थोड़े से डेरिवेशंस कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जो काइनेटिक एनर्जी किसकी, ये जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीजमेंट हुआ। देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बी आई और फाइनल वेलोसिटी मान लो मैंने कह दिया है बी एफ सी बाहर निकलता है। तो पहले ये आया था ज्यादा एनर्जी से, बाद में उसकी एनर्जी हो गई कम। तो अगर मैं डेल्टा के निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं डेल्टा के निकालता हूँ, डेल्टा के की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ज्यादा कौन है, पहले वाली ने 1/2 m बाई आई स्क्वायर माइनस बाद में कितनी बची m b फाइनल स्क्वायर। अब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यही फोटॉन्स की फॉर्म में इमिट होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, h न्यू के, यानी h न्यू एनर्जी का फोटोन इसने बाहर निकाल दिया। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आगे समझो, सपोज करो आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हो रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। ये फॉर्मूला कब है, जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट है उसके लिए। कंटिन्यूअस वाले पार्ट में कितनी एनर्जी जो हमारी निकल रही है एक्स से उसकी होगी, उसको आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा आया, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, यानी उसे सारी की सारी एनर्जी क्या करी, इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो उस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो 1/2 m b आई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। अब ये जो फोटोन निकलेगा ये मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन होगा, इसलिए मैं h न्यू मैक्स कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी।
यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो HC अपॉन लैम्डा मिन लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर न्यू ज़्यादा है तो मिनिमम वेवलेंथ होगी, तो ये बन जाएगा 1/2 mvi²। यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से ये आ रहा है, ये आ कितनी काइनेटिक एनर्जी से रहा था, जो हमने फिलामेंट और एनोड के बीच में पोटेंशियल लगाया था, कितना पोटेंशियल लगाया था, सपोज करो V0, जो उस V0 से उसको एनर्जी मिलती है eV0। कैसे, सपोज करो दो प्लेट्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ तक जाता है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो V है, तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ ही चुके होंगे, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी eV0। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो इसकी जो वैल्यू होगी वो हालांकि इसके इक्वल भी होगी, इक्वल टू बन जाएगा eV0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लैम्डा मिनिमम लिखना चाहूँ तो लैम्डा मिनिमम बन जाएगा मेरा HC अपॉन eV0। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछी जाती, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लैम्डा मिनिमम आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ से आपका जो एक्सरे का इमिशन है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो इमिटेड वेव आपकी एक्सरे है उसकी आप वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला कुछ कुछ उसकी तरह है जो आपने पढ़ा होगा, कितना 150 अपॉन √b करके, जो आपको पता है। आपको पता है किसी का फॉर्मूला तो कमेंट्स में बता देना मुझे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो जो एक्सरे निकला है, ठीक है, अब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से कि जो एक्सरे होता है उसकी वेवलेंथ अप्लाइड पोटेंशियल पे किस टाइप से डिपेंड करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जो वेवलेंथ होती है, अगर मैं लैम्डा मिन ना लिख के लैम्डा लिखना चाहूँ तो जो लैम्डा है वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है 1/b के। यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता। अंडर रूट कहाँ मिलता है, अंडर रूट आपको मिलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म्स में। जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिस्कस कर रहे होते हैं वहां पर आपका लैम्डा 1/√b के डिपेंड करता है, बट यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो लैम्डा का फॉर्मूला आ गया 1/b, प्रोपोर्शनल 1/2। यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट भी कर सकते हो। इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम निकालने का। और अगर आप चाहो तो यहाँ से एच न्यू मैक्सिमम निकालते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी eV0 के इक्वल होगी। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी एनर्जी के टर्म्स में। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो हम ड्राइव तो नहीं करते, जो मोस्टली यूज करते हैं, इसको रफ रहने देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ये लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल है 1/b के। बी कह लो या V0 कह लो। अच्छा, जो हेनरी मोजले का लॉ है उसको भी यही डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर वेवलेंथ कह लो या वेव नंबर कह लो, तीनों, तो 1/लैम्डा का अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो है R∞ Z माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। सिग्मा होता है आपका स्केलिंग इफेक्ट कांस्टेंट, और यहाँ से मिलता है 1/NF² माइनस 1/NI²। NF और NI क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 1/लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो सिग्मा है ये है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट पैरामीटर कांस्टेंट। ठीक है, लिख देते हैं। सिग्मा जो है इसकी वैल्यू होती है 2, एक तो वैल्यू होती है 1 और दूसरी वैल्यू होती है 0.76। 1 होता है के सीरीज के लिए और 0.76 होता है एल सीरीज के लिए। के और एल सीरीज क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ ठीक है, जो ट्रांजिशन आपका कहीं से भी हो रहा है, बट अगर यहाँ हो रहा है तो वो हमारा के सीरीज में आता है। और अगर सेकंड वाले में हो रहा है, इनर मोस्ट में हो रहा है, उसके बाद वाले फर्स्ट वाले से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम एल सीरीज बोलते हैं। के एल एम एन जो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बाहर से जो आने के बाद उसको हम निकालेंगे के सीरीज से। यहाँ से अगर कोई आ रहा है ट्रांजिशन तो वो होगा एल सीरीज। सपोज करो जो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है दूसरे से पहले में आ रहा है, जो पहले में आ रहा है इसलिए ये है हमारा के सीरीज का। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया होता, यहाँ से यहाँ या बाहर से कहीं यहाँ आया होता, तो उसको हम बोलते हैं एल सीरीज का। ठीक है, तो सिग्मा जो है हमारा स्केलिंग कोएफिशिएंट, इससे आप आराम से कर सकते हो। स्केलिंग इफेक्ट कोएफिशिएंट या फिर स्केलिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक सेट के पेपर में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां ड्राइव नहीं कर सकते, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए।
तो एक्सरे स्पेक्ट्रा में इतना ही था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या पॉइंट था इंपॉर्टेंट, कि जो इसकी पीक है एक्सरे स्पेक्ट्रा की, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, जब भी आप एक्सरे स्पेक्ट्रा डील कर रहे होगे तो आपका जेड हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और आपको अच्छा इंटेंसिटी कर्व मिल सके एक्सरे स्पेक्ट्रा का। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सरे स्पेक्ट्रा समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।